सुमध्याह्न प्यारे बच्चों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और पद परिचय की 2 वीडियो में आपके समक्ष पहुंचा चुका हूं। व्याकरण हिंदी सेकंड जो आपकी व्याकरण है, पहली है हिंदी क्षितिज, दूसरी है कृतिका, तीसरा अंश लगता है व्याकरण का। तो व्याकरण के अंदर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 4 पार्ट आपके व्याकरण में लगे हैं। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय और चौथा है रस। चारों ही व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण की दृष्टि से कम 16 अंक परीक्षा के अंदर व्याकरण से आते हैं और उन 16 अंकों को प्राप्त करने के लिए हमको व्याकरण के अंदर गहन अध्ययन करना पड़ेगा, गहन उसको समझना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप व्याकरण में परिश्रम करेंगे, आपको छोटी छोटी बातें व्याकरण के बारे में पता होंगी, डीपली बातें पता होंगी, तो व्याकरण के अंदर 16 में से आपके एक भी कोई अंक नहीं काट सकता। हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े, सरल, संयुक्त और मिश्र, वाच्य पढ़े, क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। हमने उससे आगे का टॉपिक पद परिचय से पढ़ना स्टार्ट करा, तो मैंने पद परिचय पढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई थी कि पद परिचय पढ़ते समय हमको थोड़ी सी व्यवहारिक व्याकरण आनी चाहिए, जो हम 6 से लेके 8 क्लास तक पढ़ चुके हैं। उसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, निपात है। ऐसी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसके बारे में हमने 6 से लेके 8 तक पढ़ा और पढ़ने के बाद हमको पहला पद परिचय 10th के अंदर टकराया। अगर ध्यान देना, पद परिचय को अच्छी और सुव्यवस्थित ढंग से आपको परीक्षा के अंदर करना है, तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टॉपिक, आपको इनकी छोटी छोटी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। पद परिचय क्या है, पद परिचय से संबंधित क्या सब शाब्दिक अर्थ है, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपको बताया। और बताने के पश्चात उसमें संज्ञा का क्या महत्वपूर्ण, सर्वनाम का क्या रोल है, क्या महत्व है पद परिचय के अंदर, विशेषण का क्या महत्व है इसके अंदर, और क्रिया विशेषण किस तरह से काम करता है, अव्यय किस तरह से पद परिचय के अंदर काम करता है। क्योंकि हर शब्द में कुछ न कुछ व्याकरण छिपी हुई होती है और उसी व्याकरण का हमको व्याकरण की दृष्टि से क्या करना है, उसी शब्द का हमको व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय करना है। तो मैंने आज छोटा सा आपके समक्ष एक टॉपिक रखा है। टॉपिक क्या है कि हमने पद परिचय को जाना और अच्छी तरह से पढ़ा। आज की जो वीडियो होगी वो प्रश्न अभ्यास से संबंधित होगी कि किस तरह से हमको पद परिचय बोर्ड के अंदर आते हैं और किस तरह से लाइन जब एक देता है और जब उस शब्द के नीचे, उस पद के नीचे अंडरलाइन जब कर देता है कोई भी रेखा को, जब रेखांकित एग्जाम में करता है, तो हम उसका किस तरह से पद परिचय करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पद परिचय प्रश्न अभ्यास। पद और शब्द पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, जब हम कोई भी शब्द को सिंगल या एक शब्द में प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द कहलाया जाता है, और उसी शब्द को हम कोई वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वही शब्द पद बन जाता है। और उसी पद का हमको क्या करना है, परिचय करना है, वो भी किसकी दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। एक परीक्षा के अंदर एक आपको वाक्य दे दिया, वाक्य के अंदर अनेक पद हैं, तुम भी है, कल भी है, कहाँ भी है, गए भी है, गए थे। अब इसमें तुम पर नीचे अंडरलाइन उसने कही है, तो समझ जाना इसका आपको पद परिचय करना है, किसकी दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। तो मैंने क्या लिखा है, तुम एक शब्द है। क्या है, तुम एक शब्द। क्यों? क्योंकि लाइन के आधार पर तुम क्या कहता है, वो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या होता है, मैंने पहले की वीडियो
में आपको समझा चुका हूँ, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो तुम, सिर्फ तुम का यहाँ पर पद परिचय मांगा है, तो तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम शब्द में कैसा है, वो है पुरुषवाचक। क्या है, पुरुषवाचक। क्यों? क्योंकि लाइन वाक्य की दृष्टि से तुम कल कहाँ गए थे, गई नहीं थी, गए थे, तो कैसा सर्वनाम शब्द हुआ, वो हुआ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। क्योंकि आधे से ज्यादा पद परिचय तो हमें वाक्य ही समझा जाता है, वाक्य के अंदर ही मिल जाता है कि ये पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, या किस तरह की वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है, किस तरह का विशेषण है, किस तरह की क्रिया विशेषण है। आधे से ज्यादा तो व्याकरण जो है वो वाक्य के अंदर ही मिल जाता है। तो कैसा है सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तुम और तुम्हें, तुम और तुम्हें या तुमसे, ये क्या है, जितने भी हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, पुरुष ही दो होते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग है, लाइन की दृष्टि से देखो, वाक्य की दृष्टि से तुम कल कहाँ गए थे, तो पता लग गया, स्त्री तो है नहीं वाक्य के अंदर, तो तुम भी सर्वनाम शब्द कैसा है, वो पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि एक पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष जो होता है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, तो क्या है, बहुवचन है। और क्या है, कर्ता कारक। क्या है, ये कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है? क्योंकि तुम कल कहाँ गए थे, सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द को हम क्या कहेंगे, क्योंकि कर्ता कौन है इसमें, कर्ता है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। तो कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस सर्वनाम के अंदर ही कर्ता कारक छिपा हुआ। समझ में आया अच्छी तरीके से? तो इस तरह से हमको पद परिचय करना है। तो पद परिचय को करते समय ध्यान देना, ये तो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि तुम शब्द जो है, तुम पद जो है क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। समझ में आया? लेकिन आपको एक एक पद का जो परिचय देना है ना, वो स्पष्ट रूप से देना है। जैसे आपको लिखना है क्या, सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक, उसके सामने पुरुषवाचक। ध्यान देना, जैसे हमने लिख दिया सर्वनाम, कौन सा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। पुरुष कौन सा है, पहले लिखेंगे पुरुष, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से आपने एक एक चीज का सही सुव्यवस्थित ढंग से वर्णन कर रखा है। लिंग कौन सा है, लिंग लिखेंगे, लिंग पुल्लिंग। मतलब मैंने आपको बताया है कि एक एक पद का जो परिचय देना है ना, वो विस्तार पूर्वक देना है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आप लाइन पूर्वक करेंगे ना सुव्यवस्थित ढंग से, तो कोई भी परीक्षा के अंदर आपका अंक नहीं काट सकता। अगला देखो, वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था। परंतु पद पर जो है नीचे रेखांकित करा हुआ है पद, तो इसका ही क्या है, इसका ही हमको परिचय करना है। तो परंतु शब्द क्या होता है, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, जोड़ने जो है, मैंने समुच्चय बोधक आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो संयुक्त वाक्य के अंदर जितने भी समुच्चय बोधक पढ़ाए थे, इसलिए है और है। ठीक है, और आपका परंतु है, अनेक समुच्चय बोधक थे, और परंतु यद्यपि भी आ जाता है। तो कई तरीके से कई प्रकार के अव्यय शब्द हैं, और वो अव्यय शब्द आप पढ़ चुके हैं। तो परंतु जो शब्द है वो कैसा है, विभाजक। विभाजक क्या है, विभाजक का शब्द मतलब होता है, वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था। अलग अलग वाक्य को उसने बांट रखा है, संयोजक जोड़ नहीं रखा, विभाजक माने बांट रखा। समझ में आया? सिर्फ
अगला वाक्य देखेंगे, भूषण भी रस के कवि थे। भूषण क्या है? भूषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों? क्योंकि भूषण एक ही है, तो इसलिए किसी में प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में हुआ। और पुल्लिंग है, आपको पता है, पुरुष है, स्त्री तो है नहीं, एक वचन है। वचन कौन सा है? एक वचन, अनेक भूषण नहीं है, एक ही भूषण है। और क्या है? कर्ता कारक। लाइन जो वाक्य बना हुआ है, कर्ता कौन है? इसमें भूषण, तो इसीलिए कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक हुआ। तो समझ में आया पद परिचय कैसे करना है? आगे देखो, धीरे धीरे जाओ और बाजार से पेन ले आओ। और पर हमने यहाँ पर रेखांकित करा हुआ है पद को, इसका हमें परिचय देना है। और क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक जो है, जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। एक तो क्या होता है, समुच्चय बोधक जितने भी अव्यय शब्द हैं वो क्या है, कोई तो वाक्य को जोड़ेंगे और कोई दो वाक्यों को आपस में, कोई तो किसी दूसरे वाक्य का गुण ग्रहण करेगा और कोई वाक्य जो है उस गुण को त्याग देगा। समझ में आया? तो और शब्द समुच्चय बोधक है और संयोजक है। संयोजक माने जोड़ने वाला, विभाजक माने बात अलग करने वाला। तो इसका क्या करना है, जितने भी शब्द होते हैं समुच्चय, वो जैसे भी शब्द है ना वैसे ही रहते हैं। अव्यय शब्द हैं, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था, जितने भी अव्यय शब्द है ना हिंदी के अंदर, वो कैसे होते हैं, वो उनका लिंग वचन कर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये अव्यय शब्द है। कौन सा है? संयोजक है, विभाजक है। या तो किसी शब्द को जोड़ देगा, या उसके गुण को ग्रहण कर लेगा, या उसके गुण को बिल्कुल दूसरे वाक्य को त्याग देगा। वो वाक्य के आधार पर तो पता लगता है, धीरे धीरे जाओ और बाजार से पेन ले आओ। तो ये क्या है? धीरे धीरे जाना है और बाजार से पेन लेकर आना है, तो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। विभाजक में क्या है? देखो, वे विद्यालय गए तो थे, पर देखा वहां पर क्या था? अवकाश। अलग ही हो गया वाक्य बन गया, विभाजक बांट दिया। अब ये नहीं था जो आते हैं जोड़ने का काम करता है, वो अलग ही हो जाता है। तो समझ में आया सभी को? परंतु कैसा है? परंतु का शब्द ही विभाजक के होता है। जब हम किसी कोई हिंदी के अंदर कहते हैं ना परंतु शब्द, अगर हम अपने कोई वाक्य बना रहे हैं, परंतु जहाँ भी लग जाए तो कोई भी अचंभे में आ जाते हैं हम। कोई कह दो किसी से, हाँ भाई, किसी कोई मित्र आपसे पैसे मांगने लगे, तो आपने उससे पैसे मांगे और आपने क्या कहा उससे? आपने ये कहा कि मुझे जो है ना पैसे की आवश्यकता है अपने दोस्त से। तो आपका दोस्त तभी ये बोलता है कि पैसे तो हैं, परंतु शब्द सुनते ही ना आपका जो दिमाग है ना वो ये कह देगा, हाँ भी ये जो है ना ये देने वाला नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ बहाना मार रहा है। तो मतलब वही क्या है? बांटने का काम, अलग हो गया, अलग करने का काम कर रहा है, बिल्कुल जोड़ने का काम नहीं कर रहा। अगर कोई भी मित्र से आपने पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद कह रहे हाँ जी हमें पैसे की आवश्यकता है, उसने कह दिया आवश्यकता है और कितने दूं, तो ये कहे बांट दिया, उसने जोड़ दिया। तो बहुत देखो वो कितना डिफरेंस आ रहा है विभाजक और संयोजक में, परंतु और में कितना है डिफरेंस, बहुत है। हम दिनचर्या, ये शब्द ऐसे हैं कि हम डेली दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन हमारे बोलचाल के जो माध्यम है ना डेली प्रयोग होते हैं। परंतु और कब, किस लिए, सब क्या है, क्योंकि, यद्यपि, जितने भी सारे जो अव्यय शब्द है ना सब प्रयोग होते हैं। वे लोग दिल्ली जाएंगे, वे लोग दिल्ली जाएंगे, वे शब्द क्या है? वे है, हमेशा ध्यान रखना, साध है तो सही विशेषण ही, ये होता है साध नामिक विशेषण। क्या होता है? यह, वह, ये, वे, जितने भी है ना ऐसे होते हैं साध नामिक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं साध नामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं क्या कहलाए जाते हैं? साध नामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। जैसे वे लोग क्या है? वे क्या है? इसमें
सार्वनामिक विशेषण है। लोग दिल्ली जाएंगे, लोग क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या कहा जाता है? लोग है। विशेष्य किसको कहते हैं? जो किसी की क्या बताए? विशेष, जो विशेष होता है। क्या होता है विशेष्य? मतलब जो उस पंक्ति के अंदर, उस वाक्य के अंदर सर्वे सर्वा होता है, जो क्या है? वो जिस वाक्य के बारे में बताया, जिस वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है। देखो इसमें क्या है? वे लोग दिल्ली जाएंगे, लोगों के बारे में तो बताया गया है, इसके बारे में वर्णन हो रहा है, इसके बारे में, लोगों के बारे में वर्णन हो रहा है। तो लोग क्या हुए इसमें? विशेष शब्द। समझ में आया सभी को? क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और लोग इसका क्या है? लोग शब्द की क्या है? लोग जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके भी बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाए जाते हैं? विशेषण कहलाए जाते हैं ना। और विशेष से क्या हुआ? लोग। अब वे क्या है? यह और वे एक वचन नहीं है, ये है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। वे लोग दिल्ली जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली जाएंगे। और क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि लोगों के बारे में बताया गया है। क्यों? समझ में आ गया? पुल्लिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना, किसमें हो रहे प्रयोग? वो पुरुषों के बारे में बताया गया। क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। तो समझ में आया सभी को? अब आगे देखो, शाबाश। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। एक वाक्य आ जाता है, वाक्य के अंदर पद ये है शाबाश। शाबाश के नीचे रेखांकित किया हुआ है ये शब्द, इसका हमने क्या करना है? पद परिचय करना है। पद परिचय क्या है? कि पद परिचय जो है ये अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द। और कौन सा अव्यय है? प्रशंसा बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द पढ़े हैं ना आपने? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। विस्मयादि अव्यय शब्द क्या होते हैं? जितने भी सारे प्रशंसा से अव्यय घृणा आदि हो, ठीक है, जो भी सारे शब्द होते हैं, जैसे उसका मैंने चिन्ह बताया था, ये लाइन खींच के नीचे बिंदु लगा देना। ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द का चिन्ह है। तो शाबाश एक शब्द आता है। शाबाश शब्द हमेशा किसमें दिया जाता है? शाबाशी जब कोई व्यक्ति प्रशंसा करे, प्रशंसा का कार्य करे, तो उसको क्या दी जाती है? शाबाशी दी जाती है। वो तो आपको पता ही है ना। अब ये थोड़ी ना है कि आप कोई गलत कार्य करके आ जाओ, तो करके आने के बाद जो आपके जो गार्जियन है वो क्या आपको शाबाशी थोड़ी ना देंगे। वो तो आपको ये और कहेंगे, हट चल पड़े वो घर से, यहाँ से निकल, और 4 लाख और मारेंगे आपको, और वो सीधे ये कहेंगे निकल। अगर कोई अच्छा कार्य करके आ रहे हैं हम, तो क्या होगा? अच्छा कार्य अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये मान के चलो आपको हमेशा ही वहां से क्या मिलेगी? शाबाशी मिलेगी। देखो, जब व्यक्ति कुछ पाना चाहता है ना, तो अपने आप को उसको तपाना ही पड़ता है। कोई भी चीज हो, जब तक तपेगी नहीं, तो जब तक उसका फल नहीं निकलेगा। चाहे सोना हो, सोने को भी बहुमूल्य बनाने के लिए सबसे पहले उसको आग में डालना पड़ता है। और जब वो आग में डलता है ना, जब तब तो उसका निखार आता है, आभूषण बनते हैं। तो उस आभूषण को पाने के लिए लोगों के अंदर क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हाँ जी, वो वस्तु हमको ही प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वो भुट्टा ही क्यों ना, कच्चे भुट्टे ले लो 2 रुपये के, 2 रुपये का एक मिल जाएगा। अगर वही भुट्टा आपको आग में तप कर मिल जाए नींबू लगाकर, तो वही भुट्टा आपको 20 रुपये का मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आग में पक चुका है। उसने अपनी कीमत को बढ़ा लिया है। उसने अपनी किसको बढ़ाया? कीमत को। और अगर आपको अपनी कीमत को बढ़ाना है, तो आपको तपना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष कुछ नहीं है। चाहे कोई भी उदाहरण ले लो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी नेता, राजनेता, अभिनेता, जितने भी क्रिकेटर हुए हैं, उन्होंने आपको तपाया है। और तपाने के बाद ही वो आज उस मुकाम पर पहुंचे कि लोग उन्हें क्या है? जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जब तक आप किसी भी चीज़ को, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कोई टारगेट अपने मन में नहीं ठान लेते ना, लक्ष्य को भेजने के लिए,
जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते किसी भी वस्तु को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले है मेहनत। समझ में आया? शाबाश क्या है? शाबाश है वहीं आते हैं द्वारा प्रशंसा बोधक अव्यय। क्या है? प्रशंसा बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि देखो शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस लाइन में, इस वाक्य के अंदर बुराई नहीं हो रही। क्या हो रही है? अच्छा कार्य को लेकर उसके बारे में क्या बताया गया। समझ में आया? शाबाशी दी जा रही है अच्छे काम को लेकर, तो क्या हुआ? प्रशंसा बोधक अव्यय। तो यहीं पर ही खत्म कर देंगे। जितने भी अव्यय शब्द है ना, ध्यान रखना अव्यय शब्द के अंदर पद परिचय करते समय ना तो लिंग लिखा जाएगा, ना ही वचन, ना ही कारक, कुछ नहीं। सिर्फ कोई भी अव्यय शब्द आ जाए, आपको ये करना है, देख लो वाक्य को पढ़कर उसमें प्रशंसा हो रही है या कुछ घिन आ रही है या घृणा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है या अफसोस हो रहा है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। उस पर क्या लिख कर आना है? आपको सिर्फ अव्यय लिख कर आना है कि ये शब्द क्या है? अव्यय। होगा उसका पद परिचय और कुछ नहीं है, उसका किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अब आगे देखो, आगे क्या है? एवरेस्ट विश्व में सर्वोच्च शिखर है। वाक्य बनाया, वाक्य के अंदर एवरेस्ट विश्व में सर्वोच्च शिखर है। एवरेस्ट क्या है? अंडरलाइन मैंने की हुई है, हमें एवरेस्ट का पद परिचय करना है। तो एवरेस्ट क्या है? वो संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा भी कैसी है? वो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो जिसका एक ही चीज को जो लेकर बोध हुआ हो। और एवरेस्ट पर्वत पूरे विश्व के अंदर एक है, ना कि अनेक। अगर पर्वत आ जाता है ना, पर्वत विश्व में सर्वोच्च शिखर है, तो क्या हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हो जाती। पता नहीं कितने पर्वत हैं, लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक ही है, तो इसलिए कौन सा हुआ? व्यक्ति हुआ। क्योंकि व्यक्ति के बारे में बताया गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा वो होती है जिस शब्द के बारे में एक ही चीज का बोध हो रहा हो। समझ में आया? अब क्या है? एवरेस्ट एक वचन है। क्या है? एक वचन। क्यों? एवरेस्ट अनेक तो एवरेस्ट है नहीं, एक ही है ना, तो एक वचन है। वचन भी तुरंत मस्तिष्क के अंदर आने चाहिए कि कौन सा वचन हो सकता है। देखो, पद परिचय करते समय कोई भी अव्यय शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द आ जाएं, तो ये सोचना दिमाग में कि हाँ, ये कोई लिंग तो नहीं है, ये वचन तो नहीं है, ये कोई कारक तो नहीं है, कर्ता के साथ इससे क्या संबंध है, क्रिया के साथ क्या संबंध है, इसका कोई विशेषण तो नहीं है। सारी चीज आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे जो है एवरेस्ट का हम पद परिचय कर रहे हैं, एवरेस्ट एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है, एक ही तो है, क्योंकि एवरेस्ट विश्व में सर्वोच्च एक ही शिखर है। और क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो है नहीं। पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, ध्यान रखना, लिंग को पहचान करने के लिए आपको हमेशा ये आना चाहिए प्रत्यय को जोड़कर। क्योंकि लाइन में देखो, एवरेस्ट विश्व में सर्वोच्च शिखर है, इसी से पता लग रहा है आपको। तो पुल्लिंग है। और क्या है? कर्ता कारक। क्यों? किसके बारे में बताया जा रहा है? कर्ता कौन है? एवरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो समझ में आया सभी को? आगे देखो, सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अब इसमें अंडरलाइन किस पे की गई है? 7वीं के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो मान लीजिए, समझ जाइए कि इसका पद परिचय पूछा हुआ है। 7वीं क्या है? ये है विशेषण। क्यों? क्योंकि क्या बता रहा है? विशेषण। किसी चीज की क्या है? विशेषता बता रहा है, कक्षा की विशेषता बता रहा है। कौन सी कक्षा है? 7वीं है, विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण। कौन सा है? संख्यावाची विशेषण है। क्यों है अभी? क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो कौन सा विशेषण किसके बारे में बताया जा रहा है? कक्षा के बारे में बताया जा रहा है। और कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाची विशेषण हुआ। क्यों? क्योंकि ये 7वीं में संख्या में प्रयोग हुई। कक्षा क्या है? कक्षा है इसका विशेष। कक्षा क्या है? विशेष है, क्योंकि कक्षा के बारे में बताया जा रहा है। और जिसके भी बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाया जाता है? विशेषण कहलाया जाता है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग।
ध्यान रखना जितनी भी संख्या है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ई प्रत्यय जोड़कर जुड़ी है, और जहां पर भी ई प्रत्यय लग जाते हैं तो ज्यादातर शब्द है ना स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग। तो कौन सा है लिंग, कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो ये छोटा सा आपका प्रश्न अभ्यास था पद परिचय को लेकर। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पद परिचय आपका हिंदी व्याकरण के अंदर सेकंड जो चैप्टर है, थर्ड जो चैप्टर है आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार, अच्छी भली बात समझ में आया होगा। और आप जितने भी हैं, आपको अब क्या करना है, देखो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस परीक्षा कब आ गई। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियां इस समय देश में चल रही हैं, और विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको कठोर मेहनत करनी है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन पढ़ना हमारे लिए बहुत ही क्या है इस समय महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है पढ़ाई के संपर्क से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आपको पढ़ाई के संपर्क में, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपने आप को बनाए रखना है, और बनाने के माध्यम से आपको प्रश्न अभ्यास हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। तो ध्यान सभी छात्र एवं छात्राएं सभी ध्यान देंगे, सभी ध्यान रखेंगे। जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है आपकी उन्नति के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप परीक्षा के अंदर अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो और काफ़ी अच्छा परिणाम दो। तो जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, और समझने के बाद क्या आपको करना है, कम से भी कम 20 कोई भी शब्द ले लीजिएगा वाक्य में, और सबका पद परिचय अपने स्वविवेक से सभी को करना है। उससे क्या होगा, आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी कि हमें प्रश्न क्या करना है। क्योंकि देखो जब तक हम क्या है, जब तक हम कोई भी शब्द को दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे ना, जैसे मैंने अभी तुम पढ़ा है, तुम शब्द क्या है, देखो आपको पता लगे सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, ये मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, करता है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो आया ना सभी के। उससे संबंधित जितने भी व्याकरण है सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, तुम शब्द सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और कर्ता कर। तो समझ में आया सभी को। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी, ये पार्ट भी समाप्त हो गया है। अब इससे आगे का जो चैप्टर है रस, परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का रस आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको आगे के पार्ट में हम आरंभ करेंगे, और उसी पार्ट को लेकर छोटी छोटी चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।